दिल्ली की बावलियों की अपने आप में इतिहास है और उसको समझाने के लिए सुहेल हाशमी से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। शायद अपने आप में कहते हैं कि यहाँ पर पानी का जो स्रोत था, जो कई सदियों से चलता आ रहा था और बावली के रूप में दिल्ली में विख्यात भी था, उस जगह को तलाशना और उस जगह का जीर्णोद्धार करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपने ही कहा कि दिल्ली में इन तमाम जगहों को दोबारा से जीर्णोद्धार किया जाए। खुद दिल्ली सरकार से आपने इस बारे में बातचीत करी। इस इतिहास को आप कैसे देखते हैं और किस तरीके से मान के चलते हैं कि जो पिछले 1000 साल का इतिहास है इन बावलियों का, वो क्या है? देखिए, अब फ़िलहाल हमारे पास तो ये सबूत तो कोई नहीं है कि हज़ार साल पहले की कोई बावली बची हो। लेकिन शमसुद्दीन अल्तमश जो अर्ली 14th सेंचुरी अर्ली 13th सेंचुरी में दिल्ली में हुकूमत करते थे, उनके वक्त की बनी हुई एक बावली हमारे पास है, जो गंधक की बावली कहलाती है। और उसके बाद बहुत सारी बावलियाँ हैं। दिल्ली में कम से कम 20 बावलियाँ तो हैं ही, और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। कुछ के बारे में हमको मालूम है कि जो थीं और उनको फिर ढक दिया गया। जैसे लोधी गार्डन में एक बावली थी, जो अभी शायद 50-60 साल पहले उसको बंद किया गया। खारी बावली का नाम हम सब जानते हैं, उस बावली का भी कोई सबूत बचा नहीं है। लेकिन राजों की बावली है, आर के पुरम में एक बावली है, अभी द्वारका के पास एक बावली निकली है, निज़ामुद्दीन की दरगाह में इसमें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह में एक बावली है, निज़ामुद्दीन की दरगाह में बावली है। बावली और सब बावलियाँ दिल्ली में जगह जगह फैली हुई हैं। असल में बावलियाँ बननी इस तरह शुरू हुई, मेरा ख्याल है कि असल में बावली बनाने की जो परंपरा है वो राजस्थान और गुजरात की ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है और इसलिए कुएं बहुत गहरे होते थे, पानी बहुत मुश्किल से मिला करता था। तब बावलियों का विकास हुआ होगा। और राजा की वाव और इस तरह की रानी की वाव, इस तरह की बहुत सारी बावलियाँ राजस्थान में और गुजरात में ख़ास तौर से हैं। तो वो एक बहुत गहरा कुआं होता था, जिसकी एक साइड खोल के उसके साथ एक पानी का हौज़ या टैंक बना दिया जाता था। तो कुएं का पानी उस टैंक में भर जाता था, जिसे लोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते थे और पीने के लिए कुएं से पानी निकाल लिया करते थे। और उनका विश्वास ये था कि क्योंकि कुएं से पानी बह के उसमें टैंक या तालाब में जा रहा है, तो कुएं का पानी साफ़ रहता है और बावली का पानी कितना भी गंदा हो जाए, तो इसलिए वो उसका कुएं का पानी निकाल के पिया करते थे। ज़ाहिर है उन लोगों को बैक्टीरिया के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि अगर आप पानी का तालाब का पानी गंदा कर देंगे तो वो कुएं का पानी भी गंदा हो जाएगा। लेकिन ये सैकड़ों साल से चल रहा था। एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन ये है कि क्योंकि हर पूजा स्थल पे पानी की ज़रूरत होती है, तो ये पुरानी परंपरा थी कि मंदिरों के साथ कुएं या बावली होते थे। जहाँ पानी गहराई पे होता था वहाँ बावली बना दिया करते थे। जब 12वीं शताब्दी के अंत में गौरी के बाद से लोगों ने आके ये जो खैबर का दर्रा है उसके पार से लोग आए और उन्होंने यहाँ बसना शुरू किया, तो उन्होंने ये, और वो लोग मुसलमान थे, तो वो मंदिरों के बजाय मस्जिदें बनवा रहे थे और उन्होंने मस्जिदों के साथ बावलियाँ बनवानी शुरू की। तो दिल्ली में जगह जगह जो आपको पुरानी लोधी काल की या उससे पहले की तुगलक काल की जो आपको बावलियाँ मिलेंगी, वो आपको कई बार मस्जिदों के साथ बनी हुई मिलेंगी। ग़ियासुद्दीन तुगलक ने बावलियाँ बनवाई, फ़िरोज़ तुगलक ने बावलियाँ बनवाई और उसके बाद बावलियाँ बनती रही हैं। तो अभी इनमें से बहुत सारी बावलियाँ बंद हैं, क्योंकि आसपास चारों तरफ कंस्ट्रक्शन हो गया है और वो ज़मीन का पानी जो ज़मीन में बारिश का पानी जो ज़मीन में रिस के धीरे धीरे इन बावलियों में पहुंच जाता था, अब वो नहीं पहुंच रहा है। कुछ को साफ़ किया गया है तो उनमें पानी आ गया है, जैसे राजों की बावली में पानी आ गया है, गंधक की बावली में पानी आ गया है, जो तथाकथित अग्रसेन की बावली है उसमें पानी आ गया है। तो लेकिन एक ये संभावना है जिस पर गौर किया जाना चाहिए कि ये जो बारिश का पानी जो बह जाता है और फिर वो ये जो फ्लड के ड्रेन्स हैं उनसे बहता हुआ जमुना में जाता है, वो निकल जाता है, इस बारिश के कुछ पानी को अगर हम रोक सकें और उसको ज़मीन में सोख जाने दें, तो ज़मीन का जो सब सॉइल का जो वाटर का लेवल है वो बेहतर हो जाएगा। अब तो हमको 500 फुट 700 फुट खोदना पड़ता है। तो बारिश का सारा पानी जो नालों से बह जाता है, उसको अगर हम जहाँ पर भी आसपास बावली हो उस पानी को बावली में डाइवर्ट कर दें, तो वहाँ से ये बावलियाँ दिल्ली के पानी के लिए एक्वेफर्स बन जाएंगी। इसके ज़रिए सब सॉइल वाटर का लेवल इम्प्रूव किया जा सकता है।
अच्छा, एक सवाल ये आता है सर कि जैसे आपने खुद बताया कि वाटर स्टोर को लेकर एक बड़ी प्रणाली थी जिसको हम अब देखते हैं, क्या ये मान के चला जाए कि अब जो हालात बन गए हैं, दिल्ली का वाटर लगातार जो है अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म होता जा रहा है, ऐसे में इनका जीर्णोद्धार करना अपने आप में एक पहल हो सकती है और फ़ायदा भी मिल सकता है? बिल्कुल हो सकता है कि वो अभी मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरानी दिल्ली में एक वो है मटिया महल का इलाका, उसमें एक मस्जिद है जो मस्जिद बावली वाली कहलाती है। वो बावली का जो उस मस्जिद का जो फ्लोर है उसके नीचे बावली है, और उस बावली से आज भी दिल्ली जल बोर्ड पानी पंप करके पीने के लिए सप्लाई करता है। तो अगर हम इन बावलियों को साफ़ कर लें, इनकी देखभाल करें, तो ये लोकल लेवल के ऊपर पानी की सप्लाई का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। और 20 बड़ी बड़ी बावलियाँ हैं, तो इनसे लाखों लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। और बारिश का पानी अगर इन बावलियों के ज़रिए सब सॉइल में चला जाए तो उससे फिर उस बहुत बड़े इलाके का फ़ायदा होगा। एक थोड़ा सा इससे हटकर सवाल मेरा ये है कि यमुना के पानी को लेकर बहुत सारे मिथक हैं। लोग कहते हैं कि पहले शाहजहाँ यमुना का पानी यूज़ नहीं करते थे, उस समय प्रयोग में नहीं आता था। कुछ लोग कहते हैं वही पानी जो है वो पीने लायक बनाया गया और लोगों ने स्टोर किया। इसको लेकर क्या चीज़ें हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि देखिए, जमुना जब दिल्ली के मैदानी इलाके में आती है, तो दिल्ली का जो मैदानी इलाका है उसके नीचे चट्टान है, अरावली है। और अगर आप दिल्ली में जो अरावली की चट्टानें हैं उनको आप देखें तो उसमें अबरक मिलती है बहुत, उसमें माइका मिलती है। और ये लोगों ने नोट किया होगा कि इस पानी को पीने वाले तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। वो सिलिका पॉइजनिंग वगैरह के बारे में तो नहीं जानते होंगे, सिलिका को भी नहीं जानते होंगे, लेकिन ये लोगों ने नोट किया होगा कि वो लोग जो इस पानी को पी रहे हैं उनका कुछ ना कुछ सेहत में कुछ प्रॉब्लम होता है। तो हम ये देखेंगे कि फ़िरोज़ तुगलक ने जब जमुना के किनारे अपना शहर बनाया, तो वो पीने का पानी 130 किलोमीटर दूर से ला रहा था, हिसार से। वो नहर उसकी ज़िंदगी में कंप्लीट नहीं हुई। उस नहर की मुरम्मत अकबर ने करवाई, जहांगीर ने करवाई, और शाहजहां का जो चीफ इंजीनियर था वो उस नहर को 130 किलोमीटर बढ़ा के दिल्ली तक लाया, और वो जमुना के वो चांदनी चौक के बीच में से और लाल किले के बीच में से बहती थी। जमुना के किनारे आपका शहर है, लेकिन आप 130 किलोमीटर दूर से पानी क्यों ला रहे हैं? क्योंकि वो पानी जो हैदरपुर वाटर वर्क्स को भी आजकल सप्लाई करता है, वो पानी जो सॉफ्ट सॉइल है उसके ऊपर से बह के आता है, तो उसमें वो पोल्यूशन नहीं था जो जमुना में दिल्ली में था। तो वो पानी है वही आज भी हैदरपुर वाटर वर्क से रोहिणी उस तमाम इलाके में सप्लाई किया जाता है। दिल्ली का पानी मेरा ये मानना है कि बहुत लंबे समय से पीने के काबिल नहीं था, और इसीलिए दिल्ली में हमको इतनी तालाब, इतने हौज़, इतनी बावलियाँ मिलती हैं। और जो 7 अलग अलग समय पर राजधानियाँ बनी, उनमें से 3 तो जमुना के किनारे हैं। उन तीनों में से कोई भी जमुना का पानी इस्तेमाल नहीं करता था। जमुना का पानी पहली बार पीना शुरू किया गया 1880 के आसपास, जब अंग्रेज़ों ने जहाँ आजकल दिल्ली सरकार का सचिवालय है, सचिवालय नहीं, जो दिल्ली असेंबली है, उसके पीछे जमुना के किनारे उन्होंने कुएं खोद के, और जो जमुना का रसा हुआ पानी आता था रिसाव से, उसको उन्होंने पंप करके भेजना शुरू किया 1880 में। उससे पहले जमुना का पानी मेरी नॉलेज में पीने के लिए किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। तो जमुना का पानी तो बहुत लंबे समय से पीने के काबिल रहा ही नहीं है, कम से कम दिल्ली में नहीं रहा है। और फिर 1890 के बाद हमने सोएज उससे जोड़ दिया, तो उसके बाद तो वो किसी शक्ल में भी पीने के काबिल नहीं रहा। तो वर्ल्ड वाटर डे पे दिल्ली के इतिहास को समझिए, किस तरीके से दिल्ली का इतिहास रहा है। जल को लेकर लगातार सजग रही तमाम लोग, तमाम रियासतें, तमाम सुल्तानों ने अपनी तरफ से प्रयास ज़रूर किया, लेकिन हाँ, ये ज़रूर हम मान के चलते हैं कि पिछले कुछ सालों में या कई सौ सालों में जो कुछ बदलाव हुए, उसमें एक बात तो ये ज़रूर है कि दिल्ली में हमेशा से पानी को लेकर दिक्कतें ज़रूर रहीं, लेकिन रास्ते भी तलाशने की कोशिश की गई, और अभी की सरकारें भी कोई ना कोई रास्ता तलाशने का लगातार प्रयास करते भी हैं। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, आज तक।